अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था अपने इस चैप्टर के अंदर हम एंटी टेस्ट की पॉइंट की फार्मूलाज की सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए थे। अपने सबका लेक्चर के अंदर बेटा हमने सीरीज़ कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और मुख्तलिफ़ तरह के शेप्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे हमने कैलकुलेट करना है, ये अपने सबका लेक्चर के अंदर हम सीख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा रेजिस्टेंस से मुतालिक। हम इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे, हमने इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं या आपका एक फार्मूला किस तरह से तब्दील हो सकता है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन तब्दील हो रही हो, तो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है वो इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। बेटा रेजिस्टेंस, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम्स टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में से पास कर रहे होते हैं तो एटम्स या बाकी जो इम्परफेक्शंस होती हैं, इन इम्परफेक्शंस की वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के सामने जो मुज़ाहमत पेश की जाती है, इसे हमने सिंपल कहा था रेजिस्टेंस। अब इसका फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था रो एल ओवर ए, जहाँ रो आपके पास एक कांस्टेंट था जिसे हम बेटा रेजिस्टिविटी कहते हैं, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए एरिया ऑफ द कंडक्टर के बराबर था। अब रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये सब का लेक्चर हो चुके हैं, हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। एज वी नो दैट बेटा किसी भी एक वायर के लिए जो उसका बेटा एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करें, आपको रेजिस्टिविटी बता दे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बता दे, रेडियस ऑफ द कंडक्टर के बारे में अगर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपने सेकंड फार्मूला का इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद बेटा रेडियस हमेशा बेटा आपके पास बराबर होता है डायामीटर का हाफ। जब भी आप ऐसे बात करते हैं ना, ये सर्कल है आपके पास और ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस होता है बेटा इसे कहते हैं आर, जबकि ये भी आपके पास आर बन जाता है। तो सर्कल के किसी दो पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला ये आपके पास बेटा टोटल उसका कहलाता है डायामीटर, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फॉर रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, जहाँ डी डायामीटर है नॉट अ डिस्टेंस बेटा, डायामीटर ऑफ द वायर है आपके पास। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायामीटर ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टिविटी उसकी बता देते हैं तो आपने यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है। पाई एक ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये आप जानते हैं। अब हेयर इस बेटा, अगर आपके पास ये लेंथ है, ये वैसे रहने दें, आप लेंथ से मल्टीप्लाई भी कर लें, लेंथ से डिवाइड भी कर लें, ठीक है। एरिया को जब थर्ड किसी लेंथ से मल्टीप्लाई किया जाता है ये वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। अब इन्फॉर्मेशन में अगर वो आपको वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइड करता है, तो रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, आपने इसको इस्तेमाल करना है बेटा, वायर इस्तेमाल करना है। इसके बाद वॉल्यूम की डेफिनेशन करते हैं बेटा आप मैस पर यूनिट डेंसिटी। अब चूंकि वॉल्यूम डिवीजन के अंदर था तो आप इसको क्या करते हैं, डिवीजन की डिवीजन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डी यहाँ पर आपके पास डेंसिटी और एम मैस है आपके पास किसी भी एक वायर के लिए। तो हेयर इस बेटा अगर आप इसको वॉल्यूम और एरिया की सूरत के अंदर लिखना चाहेंगे तो ये फार्मूला आपके पास कैसे रिप्लेस होगा उसके लिए गौर कीजिएगा। एरिया से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें तो रिलेशन आपके पास ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो नीचे तो एरिया दोनों सेम है, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वॉल्यूम चला जाएगा और नीचे एरिया का स्क्वायर आ जाएगा। रेजिस्टेंस को बेटा आप रो मैस पर यूनिट डेंसिटी और एरिया के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से भी आप हासिल कर सकते हैं, जस्ट वॉल्यूम की ये वैल्यू को रिप्लेस कर लें। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस रो एल स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई एम, जबकि रेजिस्टेंस रो एम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर डी। अब इसके अंदर गौर करने की बात यह है कि अगर तो एरिया का स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर आपके पास बेटा ये एल स्क्वायर एब्सेंट है, लेंथ की अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, एरिया, डेंसिटी, मैस और रेजिस्टिविटी आपको प्रोवाइड की गई है, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको सिखाने का मकसद यही है, मैं बारहा अपने सबका लेक्चर के अंदर ये कहता रहा हूँ कि एक फार्मूला दूसरे फार्मूला में कैसे इंटरचेंज होता है, इनकी जो कन्वर्जन है बेसिकली तौर पर वो डिसाइड करेगी कि फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपको कौन सी कांस्टेंट उसने दी हुई हैं और बाकी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनके दरमियान में रिलेशन किस तरह का बन रहा है,
उसी रिलेशन की बुनियाद पर फिर क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं फिर मैंने आपको वो सिखाया है। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करें, इनके पर आपका इंशाल्लाह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जितनी भी हैं इनकी MCQs वो बेहतर होंगी। रेजिस्टेंस, इसको बेटा ओ हम ला से V/I, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर है। रेजिस्टेंस बेटा रो L डिवाइडेड बाई ए, एरिया को लेंथ इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें, लेंथ से लेंथ को कैंसिल आउट कर दें, आपके पास रो ओवर एल के बराबर आ जाएगा। अगर तो आप बेटा किसी भी एक क्यूब के अपोजिट फेसेस के दरमियान में रेजिस्टेंस को देखना चाहेंगे तो ये आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, क्यूबॉइडल शेप जो हमने इस्तेमाल की थी। इसके बाद हमारे पास बेटा ये रेजिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी डिपेंडेंस को चेक करना है। पहले तो है हमारे पास बेटा नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर से मुराद क्या है कि उसका जो इलास्टिसिटी है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी है, उसकी डेंसिटी है, ये किस तरह की है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा बेटा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस हमेशा उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये केस हमने किसके लिए बेटा पढ़ा था, कंडक्टर्स के लिए पढ़ा था, ठीक है बेटा, ये कंडक्टर्स के लिए ये केस हमारे पास बन जाता है। वहीं किसी भी एक सेमी कंडक्टर के लिए हमेशा उसकी जो रेजिस्टेंस है उसके टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होती है। तो ये बेटा हमारे पास केस बनता है सेमी कंडक्टर्स का। और आपने उनके लिए जो लफ्ज़ पढ़ा था वो था पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है बेटा, PTC के लिए आप पढ़ते थे, ये आपके पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये बेटा आपके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखने वाले थे जिनको आप सेमी कंडक्टर्स कहते थे। हियर इज अल्फा, आपने उसको रिप्रेजेंट किया था। फिर तीसरी चीज़ है बेटा डायमेंशन। डायमेंशन से मुराद क्या है, कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, थिकनेस उसकी डिपेंड करती है, उसके डायमीटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से तब्दील हो जाने की वजह से रेजिस्टेंस भी तब्दील हो सकती है। ये मैंने फार्मूला भी आपको लिखवा दिए, तो आपने इन सबको नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये थी बेटा रेजिस्टेंस। इसके बाद हमारे पास बेटा आ जाती है रेजिस्टिविटी, कि एक मीटर क्यूबिक कोई भी कंडक्टर है, मटेरियल है, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसे बेटा रेजिस्टिविटी कहते हैं। 1 मीटर क्यूबिक जो ऑफर करेगा, यानी कि हमने उसकी जो वॉल्यूम है उसको यहाँ पर बेटा हमने एक स्पेसिफिकेशन दी है, ख़ास लेंथ ली है। रेजिस्टिविटी तो आपने ये जो फार्मूला बेटा कैलकुलेट किया हुआ है, इसी में से एरिया को मल्टीप्लाई कर लें, लेंथ को डिवाइड कर लें, तो RA डिवाइडेड बाई L। अब एरिया की जगह पर दोबारा से उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें πr²। रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है, उसकी वैल्यू को रिप्लेस करें, और आपके पास जो रेजिस्टिविटी है πd² R डिवाइडेड बाई 4L। D डायमीटर ऑफ द कंडक्टर है या मटेरियल है, R रेजिस्टेंस है, और L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। वो सारे फार्मूला जिस तरह से ये आपके पास मौजूद है इन टर्म ऑफ डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारे फार्मूला भी आप इसके लिए बेटा लाजमी तौर पर बनाएं। मैं नोट नहीं करा रहा क्योंकि हमारा टाइम लार्जर हो जाएगा लेक्चर का। तो आपने इन तमाम तर फार्मूलिज्म की सूरत के अंदर कि आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड भी कर लें, वॉल्यूम की सूरत के अंदर लेके आएँ, फिर डेंसिटी और मास की सूरत के अंदर लेके आएँ, और ये सारी वैल्यूज़ को आपने रिप्लेस करना है। अब ये रेजिस्टिविटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? पहली तो चीज़ है बेटा नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, जो उसका इलास्टिक मॉडुलस है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इलास्टिसिटी का फैक्टर क्या कुछ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हमेशा किसी भी एक कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है बेटा। और ये कंडक्टर्स के लिए हम पढ़ते हैं, क्लियर बेटा। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। कंडक्टर जिनके लिए अल्फ़ा, ये क्या था बेटा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखने वाले, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती थी। जबकि हमेशा रेजिस्टिविटी बेटा टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल के या कंडक्टर के क्या होती है बेटा, हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये केस हमारे पास बेटा बनता है सेमी कंडक्टर्स के लिए, सेमी कंडक्टर्स के लिए, सेमी कंडक्टर्स, और जिनके लिए हमने पढ़ा था अल्फ़ा नेगेटिव रहता है, ठीक है, मनफी होता है। अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा की वैल्यू रहेगी। इसके बाद हमारे पास बेटा आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, जिसको हमने डिफाइन किया था कि रेजिस्टेंस का रिवर्स। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करते हैं रो L ओवर A,
जब डबीएन की डबीएन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे ए डिवाइडेड बाई रो इंटू एल इसको लिखा जाएगा। एरिया की जगह पर फिर उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लें, आर को फिर डायामीटर की सूरत के अंदर तब्दील कर लें। डायामीटर यहाँ पर मौजूद है, लेंथ भी मौजूद है, फिर अपनी तरफ से एरिया से मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम की सूरत के अंदर इसको तब्दील करें। वो सारे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए आपको वॉल्यूम मैस की सूरत में कैलकुलेट करके दिए हैं, वो इनके लिए भी कैलकुलेट करें, इनको बार बार सॉल्व करें और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट बना लें। बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में क्या कुछ रिलेशन बन जाएगा, डायरेक्ट है, आपके पास इन्वर्स है, डायरेक्ट स्क्वायर के साथ आती हैं, इन्वर्स स्क्वायर के साथ आती हैं, एक के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है और एक के ऊपर बेटा पावर 1 रहती है। इनके ग्राफ किस तरह के होंगे, इनके दरमियान में रेशोज़ बता दी जाए तो कैसे हमने बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ की रेशो कैसे निकालनी होगी, अपने फार्मूला कैसे बनाना है। अगर आपको 3 गिवन वैल्यूज़ दे दी जाती हैं और 4th को अननोन कर दिया जाता है तो हर एक फार्मूला के लिए इसको रिजॉल्व करें। मैं ये बार बार नहीं करा सकता, हाँ मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, उन ट्रिक्स को बार बार अप्लाई करें। अब कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस वो हम लॉस है V ओवर I, इसकी वैल्यू को रिप्लेस किया और हियर इज I ओवर V। ये मैंने ग्राफ जब मैं आपको बेटा थ्योरी पढ़ा रहा था मैंने कहा था बेटा कि अगर ग्राफ आपके पास I V होगा तो इसका स्लोप आपको क्या बताएगा कंडक्टेंस के बारे में। अगर आपके पास ग्राफ VI हो तो उसका स्लोप क्या बताएगा बेटा, आपको रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। तो स्लोप कैसे फाइंड करना है, एरिया कैसे फाइंड करना है, वो बुनियादी सारे लेक्चर्स में आपको दे चुका हूँ। तो बार बार प्रैक्टिस बेटा, आपकी प्रैक्टिस ही आपको कामयाब करेगी। इसकी डिपेंडेंस अब हमने देखनी है बेटा, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब कि उसकी इलास्टिसिटी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी, इन फैक्टर्स के ऊपर लाजमी तौर पर डिपेंड करेगी कि उसकी कंडक्टेंस कितनी कुछ है। फिर टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। कंडक्टेंस अमूमी तौर पर फॉर द कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स जिनके लिए बेटा हम चेक करते हैं कि अल्फा इनका पॉजिटिव है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है बेटा। तो ये पॉजिटिव उनके लिए हमेशा कंडक्टेंस उनके टेम्परेचर के रेसिप्रोकल रहती है। अगर तो उनका टेम्परेचर लार्जर रहेगा तो उनकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी, अगर उनका टेम्परेचर बेटा स्मॉल रहेगा तो उनकी कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा। अब इनके ग्राफ को देखें, आपको टेम्परेचर की 2 वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, एक कंडक्टेंस की वैल्यू दे दी जाती है, दूसरी कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करें। फिर दूसरा बेटा, कंडक्टेंस हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और किस केस के अंदर बेटा, सेमी कंडक्टर्स के केस के अंदर, सेमी कंडक्टर्स के केस के अंदर हमेशा ये कंडक्टेंस उनके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि सेमी कंडक्टर्स के बारे में बेटा आपने कहा था कि अल्फ़ा ये हमेशा नेगेटिव होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये 2 लफ्ज़ आपने अल्फ़ा के लिए इस्तेमाल किए थे। उन दोनों को देखना चाहेंगे तो ये आपके पास बेटा नेगेटिव होता है फॉर द केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स, और इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर कम रहेगा तो उनकी कंडक्टेंस भी बेटा कम रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इनका ग्राफ किस तरह का रहेगा, आपको 2 टेम्परेचर की वैल्यूज़ बता दी जाएँ, एक कंडक्टेंस की वैल्यू बता दी जाए तो दूसरी कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी वो आप यहाँ से बेटा फाइंड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है बेटा यहाँ पर डायमेंशन के ऊपर लाजमी तौर पर कंडक्टेंस डिपेंड करती है। डायमेंशन बेटा उसका एरिया है, उसकी लेंथ है, उसका डायमीटर है और उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। जबकि अगर रेजिस्टिविटी को देखें बेटा, ये डायमेंशन इंडिपेंडेंट होती है। ये प्रॉपर्टी लाजमी तौर पर दोनों के दरमियान में डिफरेंस ये MCQs बनी पड़ी है, ठीक है। डायमेंशन के इंडिपेंडेंट है रेजिस्टिविटी, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, एरिया ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, उसके डायमीटर के ऊपर, उसके रेडियस कंडक्टर के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करती। क्या चीज़ बेटा? रेजिस्टिविटी, जबकि कंडक्टेंस डिपेंड करती है। इसके बाद है बेटा हमारे पास कंडक्टिविटी, जिसे रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ये कंडक्टिविटी है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू को रिप्लेस करें, RA डिवाइडेड बाई L, डवीएन की डवीएन लेंथ ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो लेंथ ओवर RA। एरिया ऑफ द कंडक्टर पाई R स्क्वायर रिप्लेस करें। हियर इज रेडियस आपके पास बेटा डायमीटर का हाफ होता है, वैल्यू को रिप्लेस करेंगे R स्क्वायर की जगह पर तो आपके पास रिलेशन 4L डिवाइडेड बाई पाई D स्क्वायर इंटू R इसको लिखा जाएगा। अब आप अपनी तरफ से लेंथ से मल्टीप्लाई भी कर लें, लेंथ से डिवाइड भी कर लें यहाँ पर, और वॉल्यूम की सूरत के अंदर इसको रिप्लेस करें, या एरिया से मल्टीप्लाई भी कर लें और एरिया से डिवाइड कर लें, वॉल्यूम की सूरत के अंदर आप कंडक्टिविटी को भी तब्दील करें
और वो सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पर वॉल्यूम की सूरत के अंदर बन सकते हैं किसी भी एक कंडक्टिविटी के रिलेशन के लिए, इसके फार्मूला के लिए, इनको भी बेटा रिजॉल्व करें। अब इसी तरह से कंडक्टिविटी डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती है? पहली चीज़ है बेटा नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, उसका इलास्टिक मॉडुलस, ये इन चीज़ों के ऊपर बेटा लाजमी तौर पर डिपेंड करेगी उसकी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी। अब कंडक्टिविटी हमेशा टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और केस बेटा हमारे पास होगा कंडक्टर्स का, केस बेटा हमारे पास कंडक्टर्स का जिनके लिए अल्फा हमेशा पॉजिटिव रहता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है बेटा। तो ये पॉजिटिव हो जाने की वजह से पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखने वाले मटेरियल के लिए ये हमारे पास रिलेशन ठीक रहता है। जबकि कंडक्टिविटी बेटा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल के। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स जितने भी हैं हमारे पास, जिनके लिए ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखने वाले NTC, ठीक है बेटा, ये नेगेटिव अल्फ़ा रखने वाले इन तमाम तर मटेरियल के लिए हमारे पास जो कंडक्टिविटी है उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। इसके बाद बेटा ये डायमेंशन ऑफ द मटेरियल से इंडिपेंडेंट है बेटा, कभी भी उसकी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मतलब कि लेंथ क्या कुछ है, उसका एरिया क्या कुछ है, उसका जो डायमीटर है वो क्या रहेगा, इससे इंडिपेंडेंट है। अब कंडक्टिविटी का हमारे पास जो यूनिट है इसे कहते हैं बेटा पर ओहम पर मीटर, या सिंपली मोह पर मीटर का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, साइमन पर मीटर इसको कहा जाता है। आखिर में एक चीज़ हमने बेटा बार बार हम बात कर रहे हैं बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट की, टेम्परेचर कोफिशिएंट की, टेम्परेचर कोफिशिएंट की। अगर तो बेटा कंडक्टर्स के लिए देखें तो कंडक्टर्स के लिए जो ग्राफ हमारे पास IV ग्राफ बनता है करंट और वोल्टेज के दरमियान में, वो कंडक्टर्स के लिए बेटा हमारे पास इस तरह का ग्राफ रहता है कि कुछ वैल्यू तक तो ये लीनियरिटी ग्राफ को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद फिर बेटा IV के अंदर ओहम लॉ को ये फॉलो नहीं करता कंडक्टर्स के लिए, और जिनका अल्फ़ा हमारे पास क्या है बेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखने वाले। जबकि सेमीकंडक्टर्स की अगर बेटा बात की जाए, सेमीकंडक्टर्स, उन सेमीकंडक्टर्स के लिए ग्राफ हमारे पास IV इस तरह का रहता है, ये ऊपर की तरफ बेंड होना शुरू हो जाता है जहाँ पर ये रिलेशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को छोड़ेगा, इनके लिए अल्फ़ा हमारे पास बेटा नेगेटिव रहता है। तो ये दो ग्राफ आपने जहन में रखने हैं जो 12 आपकी MCQs के अंदर आ चुके हैं। तो आज का हमारा यही लेक्चर था बेटा, रेजिस्टेंस, उसकी डिपेंडेंस, फिर रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और इनके ख़ास करके जो फार्मूला मैंने आपको चेंज करना सिखाए हैं ये अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि फ़र्दर हम अपनी MCQs की डिस्कशन के दौरान इनको इस्तेमाल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।